मिल गया था फिर पेपर आप लोगों को, या घर पे जाके सोच सुनना। ओके, बताओ डाउट। कौन सा डाउट आप लोग किसी पीडीएफ में मेरे को पूछो। हाँ, कौन सा डाउट? सेकंड आप लोगों को कौन सा? एक क्लास विद एन स्टूडेंट्स वाला। देखो ना एक बार यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन, और क्लास इज एन स्टूडेंट, तो मैंने क्या बोला, अगर आपका क्वेश्चन वेरिएबल में और आंसर भी वेरिएबल में फॉर्म हो तो क्या करोगे आप लोग? एन की कोई एक वैल्यू ले लो, राइट? आपके लिए ज्यादा इजी होगा। तो एन को सपोज हमने 2 स्टूडेंट्स ले लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा है कि वी हैव टू फॉर्म ए टीम ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो एक्सक्लूडिंग एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द टीम। अगर कम से कम 2 स्टूडेंट को इंक्लूड करना, कम से कम 2 स्टूडेंट को एक्सक्लूड करना, तो एन को 2 नहीं ले पाएंगे, थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। सपोज वी कैन कंसीडर द एन इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, ए बी सी डी और ई। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया होता तो हर स्टूडेंट को लेके उस ग्रुप में हर स्टूडेंट को लेके कितनी चॉइस होगी हमारे पास? 2, या तो मैं उसको ग्रुप में इंक्लूड करूंगा या तो नहीं करूंगा, कोई चॉइस होगा। तो हर को लेके 2 चॉइसेस, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितना हो जाएगा? 2⁵5 तो देगा 2⁵5 अगर कोई कंडीशन नहीं होती। अब इसका कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना ही करना है। मतलब मिनिमम ग्रुप में कितने स्टूडेंट चाहिए? 2, है ना? मिनिमम आपको ग्रुप में 2 स्टूडेंट चाहिए, और साथ में ये भी बोला गया है कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट को एक्सक्लूड भी करना है, राइट? ऑल्सो एक्सक्लूडिंग एटलीस्ट 2 स्टूडेंट। तो क्या करेंगे? 2 स्टूडेंट को अगर इंक्लूड करना ही करना है, कौन से 2 स्टूडेंट? ऐसा तो बोला है पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं, तो कोई भी 2 स्टूडेंट को इंक्लूड कर सकते हैं, और मिनिमम 2 स्टूडेंट को इंक्लूड करना है। 3 को कर सकते हो, 4 को कर सकते हो, 5 को भी कर सकते हो। पर अगर आप ये सोचोगे तो मिनिमम अगर 2 को मुझे इंक्लूड करना है और 2 को अगर एक्सक्लूड करना है, मिनिमम 2 को एक्सक्लूड करना है, तो क्या क्या चॉइस हो सकता है? 2 को इंक्लूड किया, टोटल 5 है, 3 को एक्सक्लूड कर दिया, ये चीज हो सकता है। 3 को इंक्लूड किया, 2 को एक्सक्लूड किया, इसको छोड़ के कोई नहीं, बाकी कुछ भी लेने जाओगे तो 2 वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो 2 केस बनेंगे ना, ये 2 केस को सॉल्व कर दो। 2 को इंक्लूड किया, कौन से 2? कोई भी 2, तो 5C2, तो बाकी जो 3 बचे हो, बाकी जो 2 बचे हो एक्सक्लूड हो जाएंगे, 5C2 इंटू 3C3। और यहाँ पर 3 को इंक्लूड किया, कौन से 3? 5C3 इंटू 2C2। 5C2 का आंसर 10 इंटू 1, तो 10, 5C3 और 5C2 सेम ही होगा, तो उसका भी आंसर 10। तो मेरे पास टोटल कितनी चॉइस आ गई? 20 चॉइस। अब क्या करते हैं, काम करते हैं, सारे ऑप्शन में इनकी जगह पर 5 रख के देख लेते हैं कहाँ पर आपका 20 मैच हो रहा है। अगर एक जगह पर मैच हो तो 12, नहीं 2 जगह पर मैच हुआ तो फिर चेंज करके देखेंगे। 10 को अगर फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैंने 5 रखा था, 2⁵5, 32 माइनस 4 माइनस 2, 20 तो नहीं है, सॉरी 32 माइनस 10 माइनस 2, अच्छा आ रहा है ना?
2 raised to 5 32 minus 2 into 5 10 minus 2 तो 32 में से 2 गया तो कितना बचा 20। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मिस हो गया। पर एक बार जैसे बोलते हैं कैसे बेसिस में कैसे केसेस आप लोगों को क्या करना है। अच्छा अब सॉरी 2 raised to minus 2 into 5 चलो बी वाला मैच हो रहा है, ए वाला नहीं हो रहा है, सी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। तो -2 -4 -2 वाला हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली -4 -6 नहीं हो रहा है। तो ये आप लोगों को किया 4। The log of a set consists of 5 days, each of which ओके एक बार 4 वापस क्वेश्चन इजी है अगर समझ आ गया तो। क्वेश्चन बोला गया है कि भाई एक लोग एक सेफ का पासवर्ड डाल के रखा है हमने और पासवर्ड डालने के लिए आपके 5 डिस्क है। वो देखा आप लोगों ने आजकल काफी सारे बैग में वो एक व्हील जैसा होता है ना, उसमें हम लोग पासवर्ड सेव करते हैं। तो वैसे ही कुछ है और देयर आर 5 डिस्क मतलब 5 व्हील है। अब हर व्हील पे आपका चॉइस कितनी है 0 to 9 मतलब 10 चॉइस है। मेरे पास पासवर्ड बनाने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी 10 raised to power 5। मैं इतने में से पासवर्ड बना सकता हूँ। अब 10 raised to 5 ऐसे में पासवर्ड बना सकता हूँ। The safe can be opened by dialing a special combination of the digits। क्योंकि मैंने जो पासवर्ड डाला है उसी से वो खुलेगा और किसी से नहीं खुलने वाला है। The number सपोज मान लेते कि वो भूल गया पासवर्ड, अब मैं रेंडमली ट्राई करना चालू किया तो मुझे मिनिमम कितने नंबर ऑफ डेज चाहिए होंगे वो लॉक वो सेफ का पासवर्ड मतलब सेफ का लॉक खोलने के लिए। सेफ का लॉक तभी खुलेगा जब मेरा पासवर्ड मिल जाए, राइट। और मान लेता तो भाई बहुत वर्स्ट कंडीशन है, सबसे लास्ट जो टाइम होगा तब जाके मुझे वो पासवर्ड मिला है तो कितने दिन लग जाएंगे और एक दिन में मैं कितना काम कर पाता हूँ 13 घंटे। इफ द वर्क डेज लास्ट 13 आवर्स, इसका मतलब क्या कि एक दिन में कितना काम हो रहा है 13 आवर्स। और एक पासवर्ड चेक करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 5 सेकंड। ये सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन दिया कि एक पासवर्ड में चेक करता हूँ कि सही है कि गलत, तो उसमें मुझे कितना टाइम लग रहा है 5 सेकंड। तो अगर 5 सेकंड में एक पासवर्ड चेक हो रहा है तो 1 मिनट में कितना हो रहा होगा। एक पासवर्ड चेक करने पर 5 सेकंड लग रहे हैं तो 1 मिनट में कितना होगा 12 पासवर्ड, राइट। 1 आवर में कितना हो रहा होगा 720 पासवर्ड। तो एक दिन में कितना हो रहा होगा 1 घंटे बाद 720 पासवर्ड चेक कर ले तो भाई सही है कि गलत है। ऐसा एक दिन में 13 घंटे काम कर पाते तो टोटल कितना होगा पर डे आप लोग कितना पासवर्ड चेक कर पा रहे होंगे 720 into 30 और आपके पास पासवर्ड है कितने 10 raised to 5। तो ये सारे पासवर्ड अगर चेक करें तो मुझे कितने दिन चाहिए होंगे। एक दिन में आप कितना कर पाते हो, इसको किससे डिवाइड कर लिया जाए डिवाइड बाई 720 into 30, सही है। एक दिन में अगर मैं इतने पासवर्ड चेक कर पाता हूँ मुझे इतने पासवर्ड चेक करना है तो मुझे टोटल कितने डेज लगेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड को एक दिन में जितना पासवर्ड आप चेक कर पाते हो उससे डिवाइड कर लूंगा, इससे डिवाइड कर लूंगा तो मेरी सबसे पॉइंट में आंसर आता होगा। पॉइंट में कुछ तो आंसर आएगा आप लोगों का। तो पॉइंट में जो आंसर आएगा सपोज मान लेते हैं कि 11.62 आया तो कितने दिन लगे 12। ये पॉइंट में तो आप दिन बोलोगे नहीं तो बस ये कर लेना, पीएनजी का ऐसे कोई काम ही नहीं, नॉर्मल लॉजिक का। उसके बाद फिर अच्छा वो वेक्टर का आप लोग फिजिक्स में पढ़ी चुके होंगे तो वेक्टर क्या होता है पता है। वेक्टर का यहाँ कोई काम नहीं है बट वो एआई के प्लस बीजे के प्लस सीके के क्या होता है आपको पता है,
राइट। अब आपको पूछा है कि ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग द पोजीशन वेक्टर AIK प्लस BJ प्लस CK प्लस Z A प्लस B प्लस 6 10 6 to 10 में आ जाना चाहिए। तो क्या हो गया? तो किसका कंसेप्ट हो गया? अब आपको आना है थोड़े क्वेश्चन तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता कि आप लोगों के डाउट आए। यदि ये क्वेश्चन डाउट नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको दिया है प्लस बी प्लस सी आप लोगों का नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू 6 से लेके 10 के बीच में आनी चाहिए, तीनों का एडिशन आपको सिलेक्ट करना है। तो फिर कौन सा कंसेप्ट होगा? डिस्ट्रीब्यूशन of a similar object into r different group when zero is not divisible, क्योंकि नेचुरल नंबर दिया हुआ तो जीरो तो ले नहीं सकते हो, तो उसकी डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है? n minus 1 c of, और आप 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। इसका अगर 6 लेता हो तो इसका मतलब क्या निकलेगा? 6 बॉल 3 बॉल, बॉक्स खाली रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकी जगह पर 6 रखूंगा तो 5 6 हो जाएगा, बॉक्स तो 3 ही है ना। फिर जब 7 रखूंगा तो 7 minus 1 62, 8 रखूंगा तो 7 भी तो 9 रखूंगा तो 8 भी तो 10 रखूंगा तो और इक्वल टू 10 रखूंगा तो 10 तो रख दीजिए। तो बस इसका एडिशन कर लिया। फिर 25 तो आप अगर 26 क्वेश्चन भी देखोगे तो बेसिक आपको बेसिक इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आया होगा तो आपको ये तो पता चल जाएगा कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x4 भी। अब इसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पर सिर्फ x4 होता, सिर्फ x4 होता तो क्या बोलते? 20 बॉल है, कितने बॉक्स में डालते? 4 बॉक्स में डालते, बॉक्स खाली रहेगा तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कंडीशन डालनी, क्या कंडीशन डालनी? चौथा जो बॉक्स है ना उसके अंदर आप 4 का मल्टीपल नंबर में बॉल डाल सकते हो। आप 0 बॉल डाल सकते हो, आप 4 डाल सकते हो क्योंकि x4 को 1 रखोगे तो 4 आएगा, 8 डाल सकते हो, 12 डाल सकते हो, 16 डाल सकते हो, 20 डाल सकते हो, बाकी कुछ नहीं डाल सकते। तो इस बार कि मैं डायरेक्टली n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1 का कंसेप्ट नहीं लगा पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x4 को लेके क्या क्या चॉइस हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 5 तक जा सकते हो, राइट। अगर मैंने x4 को 0 लिया तो फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा? 20। मतलब आप चौथे बॉक्स को डाल ही नहीं हो। अगर 1 लिया तो 16, 2 लिया तो 12, 4 लिया तो 4 4 बचेगा, 16 को डाल चुका अब इसमें, और 5 ले लिया 0। अब x4 का टेंशन खत्म। अब 20 बॉल 3 बॉक्स में डालना है और तीनों बॉक्स खाली रहेंगे तो मुझे मतलब कोई भी बॉक्स खाली रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 भी 12 8 वाला बीच में रहेगा ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 8। 20 बॉल को 3 बॉक्स में डालना है, बॉक्स एम्प्टी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। तो कौन सा कंसेप्ट? n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1, जिसका आंसर कितना आएगा? 22 c2। अब 16 लोगे तो n प्लस r माइनस 1 तो 16 प्लस 3 19, 19 माइनस 1 18 c2। फिर 8 लोगे तो 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 1 10, 10 c2, 10 c2 ना। 4 लूंगा तो 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6 c2 और 0 लूंगा तो 2 c2। और सर 12 रहेगी, ओके। तो 12 रह गया तो 12 प्लस 3 15 माइनस 1 14 c। 1 2 3 4 5 6 के होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबका The
number of days of selection in cards out of limited number of cards selection.
सर क्या ये क्रिटिकल का है? 5 अच्छा देखो ना, ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि पूछना क्या था, है ना। मैं आपको पहले तो क्वेश्चन समझाने की ट्राई करता हूँ। उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक बैग के अंदर बहुत सारे कार्ड पड़े हैं, बट तो बहुत सारे अनलिमिटेड कार्ड में नंबर 3 ही है, या तो 9, या तो 3, या तो 0, और कुछ भी नहीं है उस बैग के अंदर। कार्ड बहुत है, अनलिमिटेड कार्ड है, 9 वाले बहुत सारे कार्ड पड़े हुए हैं, 3 वाले बहुत सारे पड़े हुए हैं, 0 वाले भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। आपको बोला जाता है कि आप उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करें, कैसे, राइट। बट आपको सिलेक्ट इस तरह से करना है कि जब आप कार्ड सिलेक्ट कर लो तो उस कार्ड को यूज करके आप कोई भी मोमेंट पर 903 लिख नहीं पाओ। यू कैन नॉट राइट 903। इसका मतलब क्या होगा कि भाई मैं उसमें से जब कार्ड सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास
तो अगर सपोज मैंने मान लेते कि एग्जाम्पल के हिसाब से सपोज मैंने इसमें से 5 कार्ड सिलेक्ट कर लिए और वो 5 कार्ड जब सिलेक्ट किया तो उसमें मेरे को 9 2 बार मिला, 3 2 बार मिला और 1 बार 0 मिला। तो फिर मैं 903 लिख लूंगा कि मेरे पास 9 भी अवेलेबल है, 0 भी अवेलेबल और 3 भी अवेलेबल है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि आप कोई भी मूवमेंट पर क्या नहीं लिख सकते होने चाहिए, उसको यूज करके उस कार्ड को यूज करके जो एन कार्ड आपने सिलेक्ट किया उनको यूज करके आप 903 तो नहीं लिख सकते होने चाहिए। ऐसा कब हो सकता है कि मैं ऐसा कौन सा मूवमेंट ऐसा होगा कि मैं 903 चाहूंगा तो भी नहीं लिखूंगा? जब 3 में से कोई एन कार्ड नहीं, अगर मैं सारे कार्ड 9 सिलेक्ट कर लूंगा, एन कार्ड सिलेक्ट के सारे 9 तो नहीं लिख पाऊंगा, सारे के सारे 3 तो भी नहीं लिख पाऊंगा, सारे के सारे 0 तो भी नहीं लिख पाऊंगा, सिर्फ 9 का सिलेक्ट करूंगा तो भी नहीं लिख पाऊंगा, सिर्फ 9 सिलेक्ट करूंगा तो भी नहीं लिख पाऊंगा, सिर्फ 3 सिलेक्ट करूंगा तो भी नहीं लिख पाऊंगा, सिर्फ 9 सिलेक्ट करूंगा तो भी नहीं लिख पाऊंगा, सारे 3 सिलेक्ट होंगे तो भी नहीं लिख पाऊंगा, सारे 0 सिलेक्ट होंगे तो भी नहीं लिख पाऊंगा। तो अगर तीनों में से अगर हर एक अगर एक बार भी मिनिमम आ गया तो फिर मैं 903 लिख दूंगा। तो मेरे पास 903 नहीं लिखना है तो पक्की बात है कि मेरे सारे कार्ड 100 में से सिलेक्ट हुआ एक बार के लिए। एक एग्जाम्पल, एक या एक केस कि मैं 93 में से सारे सिलेक्ट करूंगा तो मैं फिर 903 नहीं लिख पाऊंगा। 93 में से आपको कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है, एन कार्ड सिलेक्ट कर दो, हर कार्ड पे 2 स्विच, या तो 9 या तो 3, या तो 9 या तो 3। तो हर कार्ड के लिए 2 चॉइस करे थे, कितने कार्ड सिलेक्ट करें अपने एन, तो 2 into 2 into 2 हाउ मेनी टाइम, एन टाइम, तो 2 रेज़ टू एन हो जाएगा। ये केस मान के चलो कि मैं सिर्फ 9 और 0 ही सिलेक्ट कर रहा हूं तो भी कितना केस 2 रेज़ टू एन। एक केस ऐसा मान लेते कि सिर्फ 3 और 0 ही सिलेक्ट कर रहा हूं तो भी कितना केस 2 रेज़ टू एन, राइट। और सिर्फ 9 सिलेक्ट हो रहा है तो 9 सिलेक्ट वाला इसमें भी आ सकता है। जब हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 रेज़ टू एन का मतलब ये है कि मैं हर कार्ड पे या तो 9 आ रहा है मेरे पास या तो 3 आ रहा है। जब मैं कार्ड सिलेक्ट करूं या तो 9 या तो 3, इसी दो में से एक नंबर आ रहा है तो फिर ऐसा हो सकता है सारे के सारे 9 ही सिलेक्ट हो सकता है। तो ओनली 9 वाला तो कैसे के अंदर आ चुका है, मुझे अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सही है। ओनली 3 वाला भी कैसे में आ गया होगा, सारे 3 सिलेक्ट किए होंगे। सही है। जब ये वाला केस है तो इसके अंदर ओनली 9 वाले भी आए होंगे और ओनली 9 वाला तो आपने क्यों सिलेक्ट किया, जिससे ओनली 9 वाले कितनी बार आ गए, 2 बार। एक बार सारे 9 आएंगे उसकी कितनी चॉइस होगी, सारे कार्ड पे सिर्फ 9 आएंगे, एक की चॉइस होगा तो एक एक्स्ट्रा जो आया उसको माइनस कर दें। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो वो भी 2 बार किया तो -1। 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर है। इसका आंसर उन लोगों ने पहले से दे रखा है 90, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ भी कर लो 903 तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि है ही नहीं मेरे पास तीनों कार्ड। सही है। 2 रेज़ टू एन प्लस 2 रेज़ टू एन प्लस 2 रेज़ टू एन, 3 टाइम्स 2 रेज़ टू एन, 93 प्लस 3 96, 3 डिवाइड में गया तो 32, तो 2 का पावर n 32 का होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, तो समझ ही नहीं आता, समझ आ भी गया तो करेंगे कि तो नहीं पता चलेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बाकी जो आप लोगों ने पहले पूछे हो तो हो जाए वैसे कोई मसला है।
20 वापस या तो क्वेश्चन समझने की पूरी क्वेश्चन भी इजी। आपको बोला गया है क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, 5 लाइन में दे रखा है, पर आप लोग इतनी पर अपने सेफ्टी के लिए मैसेज वाला तो बोले इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट देयर विल बी 12 टीम्स डिवाइडेड इक्वल इनटू 2 ग्रुप्स। 12 टीमें दो इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर, तो दोनों में कितने कितने। फिर बोला गया कि जब इसको डिवाइड करें तो टीम ऑफ द ईच ग्रुप विल प्ले मैच अगेंस्ट द ईच अदर। इसकी 6 टीम हर एक के साथ मैच तो खेलता ही खेलता, तो टोटल मैच कितना होगा ए ग्रुप के अंदर 62। मैच खेलने के लिए 2 टीम तो चाहिए। बी ग्रुप के भी अंदर कितने मैच हो गए 62, तो पहले राउंड में कितने मैच हो गए 30 मैच हो गए। फिर सेकंड राउंड में क्या किया, फ्रॉम ईच ग्रुप द टॉप टीम विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब नेक्स्ट राउंड में यहाँ से 3 यहाँ से 3, तो टोटल कितने टीम हो गए 6। फिर कोई ग्रुप जैसा नहीं रहा, बस इसमें से 3 टीम होगी, इसमें से 3 टीम होगी, तो मेरे पास सेकंड राउंड में 6 टीम। और बोला गया कि इन दिस राउंड ईच टीम विल प्ले अगेंस्ट द अदर वन। तो मतलब इसमें कितने मैच होंगे सेकंड राउंड में 62, 15 मैच और होंगे। फिर क्या होगा, 4 टॉप टीम ऑफ दिस राउंड विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल राउंड। तो ये सेकंड राउंड और फिर सेमीफाइनल चलो। सेमीफाइनल में 6 में से कितने टीम जा रहे हैं 4 टीम, और वो हर एक के साथ मिलेंगे, तो टोटल मैच कितने 42, राइट। टोटल अभी तक कितने मैच हो गए 51। सेमीफाइनल तक आप 51 मैच खेल चुके हो। अब क्या होगा, उसमें से 2 टीम गए होंगे फाइनल में, है ना। 2 टॉप टीम विल गो टू द नेक्स्ट राउंड, विल गो टू द फाइनल राउंड। यहाँ से अब 4 टीम में से जो 6 मैच खेलने के बाद 2 सबसे टॉप टीम होगी वो गए फाइनल में। वैसे तो फाइनल में नॉर्मली तो क्या होता है, एक मैच खेल लेते हैं, जो जीता वो फाइनल जीत गया, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है बेस्ट 2 ऑफ 3, तो मतलब दोनों के बीच में कितनी मैच हो रही होगी। सपोज यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड सिलेक्ट होता है फाइनल के लिए। अब इंडिया और इंग्लैंड अगर सिलेक्ट हो गया फाइनल के लिए, तो इनके बीच में कितनी मैच हो रही है 3 मैच हो रही है, और उसमें बेस्ट 2 जो जीतेगा वो पूरा सीरीज जीत जाएगा। तो उन्होंने बोले कि मिनिमम नंबर ऑफ मैच कितनी खेली जाती है उस वर्ल्ड कप में। उस वर्ल्ड कप में मिनिमम नंबर ऑफ मैच कितनी खेले जाते हैं, मैक्सिमम कितनी खेले जाते हैं। इन्होंने मैक्सिमम पूछा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 51 तो खेल नहीं खेले फाइनल राउंड के पहले के मैच, तो उसके बाद अब कितने मैच हो रहे हैं 3 मैच, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फाइनल कौन जीत रहा है देखा जाए तो इंडिया जीतेगा, सीधी बात है। बट इंडिया को भी जिताने के लिए कितनी मैच जीतनी पड़ेगी, इंडिया को मिनिमम जीतनी पड़ेगी, और हो सकती है कि पहली दूसरी जीते, तो तीसरी खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा। तो मिनिमम 2 मैच तो खेलना ही खेलना है फाइनल राउंड में, तो मिनिमम 53 मैच और मैक्सिमम 54। हो सकता है कि इंडिया यहाँ जीता, फिर यहाँ पर हो सकता है कि हराएंगे तो नहीं ड्रॉ हो गया, तो यहाँ से तो फिर ठीक हो गया। सेशन यही को पूछा था फिर कैसे और कोई रेडियो 7। अभी भी आप लोगों ने एक काम नहीं किया चालू, अब मुझे लग रहा है कि मुझे कंपल्सरी करवाना पड़ेगा वो काम। कौन सा नहीं, ग्रुप में पहले डिस्कस करना। ये मुझे लग रहा है कि मेरे को जबरदस्ती करवाना पड़ेगा तुम लोगों को, कि अब मैं तुम्हारे डाउट तभी लूंगा जो ग्रुप में हो जाएंगे। फिर मुझे लगेगा हाँ ये 4-5 क्वेश्चन सब आपके ग्रुप में डिस्कस नहीं हुआ है, तो मैं करूंगा। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर 2 क्लास पहले चालू हो जाना चाहिए था, एक आध बार उसका भी बेसिक डिस्कशन हो जाना चाहिए। हम अभी तो पीएचडी के डिस्कस नहीं करना है, और वही चलता रहेगा रिसर्च आवर। मुझे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है डाउट डिस्कस करने में, प्रॉब्लम ये ना कि सिलेबस भी तो होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भाई तुम लोग पहले ग्रुप में एक बार डिस्कस करना चालू तो करो, किसी तरह में तुम लोगों को। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डाउट पूछूंगा क्या सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाले को भी वो डाउट है, बस वो पूछ नहीं रहा है।
मेरा डाउट सबको ही है, पूछना चालू तो करो। ओके, एक बार 11th क्वेश्चन भी थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। 11th क्वेश्चन में बोला ये गया है कि द नंबर ऑफ ट्राइंगल, अच्छा उसको थोड़ा 11th क्वेश्चन तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर 11th छोड़ो। मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अगर आपको बोलूं इस एग्जाम्पल में सारे वर्टेक्स यूज करके आप टोटल कितने ट्राइंगल बना 53 है ना, सबको आता है, किसी को इसमें डाउट नहीं। तो इसमें वर्टेक्स यूज है ना, 3 वर्टेक्स लेकर ट्राइंगल बना लेंगे तो 20 ट्राइंगल बनेंगे, सही है। अब मुझे बताओ 20 ट्राइंगल में से कितने ट्राइंगल होंगे जो ट्राइंगल के दो साइड, हेक्सागोन के दो साइड के साथ कोइंसिडेंट होगा। 20 ट्राइंगल में थोड़े ट्राइंगल ऐसे ही होंगे जिसके दो साइड और हेक्सागोन के दो साइड कोइंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे कि हेक्सागोन के दो साइड और ट्राइंगल के दो साइड कोइंसिडेंट हो रहे हैं। कितने तो काउंट कर सकते हो आप, उसके लिए पीएचडी की क्या जरूरत है? 6। पर अगर ये 4 6 है आपके पास तो एक ट्राइंगल मैं इनको जोड़ के बना सकता हूँ 1 2 3 को, इसके दो साइड कोइंसिडेंट हुए, फिर इसको लेके बना सकता हूँ, 2 कोइंसिडेंट हुए, 3 4 5 6, तो 6 ऐसे ट्राइंगल है जिसमें दो साइड ट्राइंगल के और दो साइड हेक्सागोन के कोइंसिडेंट हो रहे हैं। अब मैं इसका आंसर पूछना ही और मेरे सामने देखना ही बस, सोच के बताओ एक साइड कोइंसिडेंट हो रहा है तो कितना? ट्राइंगल का एक साइड और हेक्सागोन का एक साइड कोइंसिडेंट हो रहा है, सोच के। ट्राइंगल का एक साइड और हेक्सागोन का एक साइड कोइंसिडेंट हो रहा है। अगर अब भी इतना लॉजिक नहीं चलेगा तो अपना पीएनसी तो फिर फालतू में चला गया है। कितने? अगर ये नहीं है तो अपना पीएनसी के सारे क्लास जितना आज तक पढ़े तो पानी में चला गया। अगर आप लोग इतना भी नहीं बता पाओगे कि ट्राइंगल का एक साइड और हेक्सागोन का एक साइड अगर कोइंसिडेंट हो रहा है तो कितने? भाई तुम लोग स्टेप बाय चलो, चलो मैं आपको एक बार स्टेप्स में ले जाता हूँ। आप एक साइड कोइंसिडेंट करवाना है, कौन सा साइड? तो पहला काम क्या करोगे? 61 से में से एक साइड सिलेक्ट करोगे, सही है, ठीक है। सपोज आपने ये साइड सिलेक्ट किया तो कितने वर्टाइसेस हो गए आपके पास? 2। अब और एक वर्टाइसेस चाहिए ट्राइंगल के लिए, वो वर्टाइसेस आप कौन कौन सा नहीं ले सकते? 1 2 तो ले ही नहीं सकते, आ गया, और कौन सा नहीं ले सकते? तो कहाँ से दो? 5 या तो आपको तीसरे वर्टाइसेस के लिए कितनी चाहिए? 1 तो 12 ही तो बनेंगे। तो 20 ट्राइंगल में से अब 6 ट्राइंगल ऐसे हैं जिनके दो साइड कोइंसिडेंट हो रहे हैं, 12 ऐसे ट्राइंगल है जिसमें एक साइड कोइंसिडेंट हो रहे हैं, तो 12 और 6 18 हो गए, तो पर टोटल तो 20 बने थे। तो बाकी दो कौन से जिसमें कोई भी साइड कोइंसिडेंट नहीं हो रहा होगा? जैसे आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगल, इसमें देखो नहीं कोइंसिडेंट हो रहा है, और दूसरा ये वाला, बाकी तो हर ट्राइंगल में कुछ ना कुछ तो साइड कोइंसिडेंट हो ही रहेंगे। 2 ऐसे ट्राइंगल है जिसके अंदर एक भी साइड कोइंसिडेंट नहीं हो रहा है। ये मैंने आपको हेक्सागोन के लिए समझाया। अब यही चीज ऑक्टागोन के लिए समझ लो, क्योंकि जब आपको बड़े ट्राइंगल बड़े साइड से देखें तो कंफ्यूजन होता है, तब छोटे में समझ लो ना, पहले लॉजिक तो वही रहने वाला है। तब मुझे वो तो एक ऑक्टागोन होगा तो टोटल कितने ट्राइंगल? 83 मतलब कितना होता है? 56 बने। उस 56 में से ऐसे कितने ट्राइंगल जिसमें दो साइड कोइंसिडेंट हो रहा है?
8 जितने साइड होंगे उतने ही हम लोगों को 2 साइड कोएफिशिएंट होता है। 8 निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे एक ही साइड कोएफिशिएंट नहीं करवाना है। एक साइड कोएफिशिएंट होंगे वैसे कितने, एक साइड कोएफिशिएंट होंगे वैसे, तो पहले साइड सिलेक्ट करोगे 8। अब एक वर्टेक्स लेना बाकी, वो कितने वर्टेक्स नहीं ले पाओगे, 4 जो ले चुके हो और 2 आजू बाजू के जो होते हैं वो, तो बाकी 4 में से कोई एक लोगे, 8 4 32 32 और 8 40, 50 में से 40 गया तो बचे कितने, 16 ऐसे ट्राइंगल होंगे जिसके अंदर एक भी साइड कोइंसिडेंट नहीं हो रहा होगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो, ऐसे ही कुछ पूछा है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वर्टेक्स आर द वर्टेक्स ऑफ एन ऑक्टागोन बट नन ऑफ द साइड्स हैपन टू कम फ्रॉम द ऑक्टागोन। द आंसर इज 6। तो एक बार ऐसा कभी हुआ तो छोटे साइड या छोटे पॉलीगॉन को लेके एक बार चेक कर लो। हो गया सर 24 में ऑर्डर ट्रिपल्स दिया था तो the number of ordered triples of positive integers which are solutions of the equation x plus y plus z equal to 100. Ordered triples मतलब जहाँ पर order matter करता है x plus y plus z equal to 100 और positive तो वो ऑर्डर आई जाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली तो क्या हो गया 24 में x plus y plus z equal to 100, ठीक है। एंड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, x is greater than equal to 1, y greater than equal to 1, z greater than equal to 1। तो 100 बॉक्स 3 बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इज नॉट एडमिसिबल। तो आंसर क्या होगा 100 n minus 1 c of r minus 1 का आंसर क्या है 99 c2। 99 c2 को सोल्व कर लेना 99 into 98/2 से। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें x वैल्यू ऐसी होगी, जो भी आंसर आएगा कि मैंने x को 1 लिया, y को 1 लिया, z को 98 लिया, होगा इसके अंदर होगा। फिर x को 1 लिया, y को 98 लिया, z को 1 लिया, वो भी होगा। x को 98 लिया, y को 1 लिया, z को भी 1 लिया, ये भी होगा। इसमें के ऑर्डर तो मैटर कर ही रहे, वही 3 चीज हम ऑर्डर तो चेंज कर ही रहे, तो ये 99 c2 उसी का आ गया ऑर्डर। ऑर्डर डज नॉट मैटर दिया होता तो क्या कर, ऑर्डर मैटर कर रहा है तो डायरेक्टली शॉर्टकट है n-1 c of r minus 1। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो उस केस में ये तीनों मेरे लिए तो एक जैसे हैं, तो हर केस ऐसा थोड़ी होगा 3 ही बार आया होगा, ऐसा होगा। तो फिर ऑर्डर डज नॉट मैटर से लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे पेयर बनाने पड़ेंगे, है ना। वो पेयर को बस एक बार काउंट, जैसे 1 1 1 98 ये एक ही माना जाएगा फिर, सही ना। इनफैक्ट हर चीज कोई भी चीज दूंगा, हर चीज इनफैक्ट मेरे हिसाब से ठीक ही करूंगा ना फिर। जैसे 1 लिया, 2 लिया, 97 लिया, नहीं हर चीज जैसे ये 1 1 98 तो 1 2 बार रिपीट था, इसलिए 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो गया, तो 3 बार है। बट जब 1 to 97 लोग तो फिर वो 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 1 to 97 197 2 2 197 297 1 97 1 2 97 2 1 की तो होगा। तो 3 अरेंजमेंट फिर ऐसे 3 फैक्टोरियल केसेस होंगे, तो फिर वो संभव हो जाएगा, हर चीज मुझे देखनी पड़ेगी। तो रिपीटेशन आएगा तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, रिपीटेशन नहीं होगा तो फिर 3 फैक्टोरियल करना। तो फिर वो लंबा मेथड, लंबा क्वेश्चन आपको हर पेयर लिख के देखना पड़ेगा कि कौन सा कितनी बार आ रहा है, राइट। बट इस क्वेश्चन में तो वो दिया ही नहीं, तो ऑर्डर मैटर कर ही रहा, और इसमें हम ऑर्डर मैटर करवाई दें तो डायरेक्टली 99 c1। वो मेरे वो तो ले गया तो एक ही देख लो, बात नहीं देखो। फिर आप लोगों को PYQ भी चालू कर देना है, कि आप लोगों ने PYQ फर्स्ट 20 क्वेश्चन सेट करने थे।
हाँ बोला था, तो उसमें है कोई डाउट नहीं है? सारे हो गए फर्स्ट स्टूडेंट है कौन से पूरे क्लास में किसी को भी आता है फर्स्ट? कोई एक को भी आता है? हो गया फर्स्ट। ओके, सेकंड किसी से भी हुआ पूरे क्लास में? हो गया सेकंड, हो गया ना सेकंड। थर्ड किसी से भी हुआ? थर्ड वाला किसी का भी हुआ क्लास में? अच्छा, शुरू का हो गया थर्ड वाला। फोर्थ किसी का भी हुआ? हो गया। मेरे हिसाब से 1 to 20 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सबका कॉमन डाउट हो। पर अगर मैं एक एक करवाने जाऊंगा तो मुझे लगता है सारे करवाने पड़ेंगे, क्योंकि किसी ना किसी का तो होगा। फर्स्ट साइड किसी का डाउट होगा, सेकंड साइड किसी का डाउट होगा, थर्ड साइड किसी का डाउट होगा, फोर्थ भी किसी का तो निकल ही जाएगा। तो हर क्वेश्चन किसी का तो निकल जाएगा। तो होगा क्या, मैं 20 करूंगा और हो सकता है मुझे एक भी ना करना पड़े, तो ज्यादा अच्छा क्या है? मेरे को 20 करना पड़े वो ज्यादा अच्छा है कि एक भी ना करना पड़े ज्यादा अच्छा? और ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 20 किया तो 5 हो सकता है कि मैं कल अटक जाऊं 100 क्वेश्चन तो होगे, बाकी 99 तो मैं तो बन ही जाता होगा। बट वो 99 के लिए मेरे को टाइम तो देना पड़ेगा ना बोर्ड पे। तो हमारे 2 क्लास चले जाएंगे, शायद 3 क्लास चले जाएंगे, मे भी ज्यादा चले जाएंगे, तो 4 क्लास में हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो क्या ज्यादा अच्छा है? मुझे लग रहा है कि अब यही होना चाहिए मैं असाइनमेंट देना ही बंद कर दूं, तो तुम्हें डिस्कशन नहीं करना है ग्रुप में। ग्रुप को भी हम लोग डिलीट कर जाते हैं सबके सब, डिलीट कर देता हूँ ग्रुप को। हाँ, चेकर भी हमारे ग्रुप बनाए हुए हैं। मैं तो कॉमन डाउट बताए, ऐसा कोई डाउट कि जो किसी का नहीं बना। अब वो कैसे पता चलेगा किसी का नहीं बना? मैं बता देता हूँ किसका डाउट कॉमन डाउट होना चाहिए। बस 18 हो सकता है अगर वो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो, और शायद 20 अगर वो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया। बाकी तो मेरे हिसाब से फिर भी अगर हो तो बता। मेरे हिसाब से शो को छोड़ के कोई लग नहीं रहा है। 20 और 18 भी हो गया, 18 नहीं हुआ। ओके, देखो ना 18 क्वेश्चन एक बार समझते हैं क्या दिया। देयर आर m men and 2 women, there are m men and 2 women participating in a chess tournament. m men 2 women participating in a chess tournament. Each participant plays 2 games with every other participant. If the total number of games played by the men between themselves exceeds the number of games played between them between the men and women by 84. अच्छा, एम में अपने आप से कितनी मैच खेलेंगे? अगर नॉर्मल कोई पूछता है भाई एम में है चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट तो टोटल मैचेस कितना होंगे? तो भाई मैच खेलेंगे 2 लोग तो सही है, बट हर एक दूसरे से 2 मैच खेले जा रहे, तो टोटल मैचेस कितनी होंगे? इंटू 2 सही है। तो एक मैच खेलेंगे 2 लोग चाहिए, कौन से दो? कोई भी दो, ठीक है। पर 7 लोग एक दूसरे के साथ 2 मैच खेलते हैं इंटू 2। अब मेन और वुमेन एक दूसरे के साथ कितनी मैच खेलेंगे? तो एक मेन में से सिलेक्ट करूंगा, एक वुमेन में से सिलेक्ट करूंगा, और ये लोग भी 2 मैच तो खेल रहे हैं। इसके नंबर ऑफ मैचेस इसके नंबर ऑफ मैचेस से एक्सीड है, मतलब कितने ज्यादा। तो आपको पूछा एम की वैल्यू क्या होगा? बाकी तो या तो एक ऑप्शन में से पुट करके चेक कर लो या तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो। MCQ का मतलब क्या होगा? m into m minus 1 divided by 2, तो 2 और 2 कैंसिल। यहाँ पर 2 into 2 into m तो 4 है, सही है ना? तो m square minus m minus 4m तो minus 5m minus 84 equal to 0।
m minus 12 and m plus 7 equal to 0. m equal to 12 और m equal to minus 7. माइनस में तो होंगे नहीं नंबर पर्सन, तो m equal to 12. अब एक बार 20. अच्छा 20 वाला करवाओ, उसके पहले मुझे प्रॉपर्टी याद करवाओ. व्हाट इज एनसी ऑफ आर माइनस 1 प्लस एनसी ऑफ आर? n प्लस 1 ये आ रहा है. तो 20 वाला क्वेश्चन का डिनोमिनेटर वही प्रॉपर्टी है. क्या होगा? 20c ऑफ 21c ऑफ आर. ऊपर एक इंक्रीज हो जाता है, नीचे जो दोनों में से बड़ा नंबर होता है वो आ जाता है. तो i और i माइनस में बड़ा कौन? i. और इस पूरे का क्या सोल्व करना है? q. अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 20c ऑफ i माइनस 1 की फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r. इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा? 21 माइनस i divided by 21ci. 21 factorial divided by I factorial into 21 minus I factorial. सही है? ये 21 minus I factorial कैंसिल. तो ऐसे क्वेश्चन हम करते क्या, कुछ भी करके फैक्टोरियल घटवा देते. 21 बड़ा या 20 बड़ा? तो 21 फैक्टोरियल को आप क्या लिखते? ये कट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? तो I बड़ा है, I माइनस 1 बड़ा. तो क्या बचा? I इंटू I माइनस 1 फैक्टोरियल. तो वो कट गया होगा, तो ऊपर I बच गया, नीचे 21 बच गया, उसका क्यूब. यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों ने शायद बना ही लिया होगा, है ना. और बाकी 21 का क्यूब तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा. अब अंदर क्या बचा? सिग्मा I इक्वल टू 1 to 20 I क्यूब. इसकी वजह से आप अटके होंगे. इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला होती है. अभी तक शायद लोगों को पता नहीं कि सीक्वेंस सिंथेसिस अपने पढ़े नहीं है, बट अभी तक मैंने दो फॉर्मूला आपको बताई थी. सिग्मा n n प्लस 1/2 cos n नेचुरल नंबर का एडिशन. फिर एक सिग्मा n स्क्वायर बताया था, वो ts वाला याद है आप लोगों को? क्या था? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 cos n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का एडिशन. वैसे एक होता है सिग्मा n क्यूब भी, cos n नेचुरल नंबर का क्यूब का एडिशन. तो उसकी फॉर्मूला होती है n इंटू n प्लस 1/2. इजी याद करना. ये तो याद किया हुआ, बस उसका स्क्वायर करना. जितना अगर मुझे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब करना होगा तो मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ, पर सीरीज बड़ी होगी तो टाइम लगेगा. तो हम इससे फॉर्मूला यूज करेंगे. जैसे n को देखो 4 रखो, n 4, ये नंबर ऑफ टर्म कितने? 4 है. 4 4 प्लस 1 5 5 4 20 20/2 10 का स्क्वायर. अब देखिए इसका 100 होगा. 64 27 8 1 27 35 36 प्लस 64 100. तब आपको उसको करने की जरूरत नहीं, आप इसको याद करें. तो वो फॉर्मूला यहाँ लग जाएगी. वो आपको नहीं पता होगा इसलिए क्वेश्चन अटक रहा था. अब आपका नहीं अटकेगा क्वेश्चन. क्या हो जाएगा? 1/21 का क्यूब और सिग्मा I क्यूब. तो इसमें कितने टर्म है? 1 क्यूब से लेके 20 क्यूब. तो 20 टर्म n की जगह पर 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर. 21 दो बार है, ये बार कट ना, और सामने 20 का स्क्वायर 400. अच्छा ये भी तो कट कर लेता हूँ, 10 ही कर लेता हूँ. 10 का स्क्वायर 100. आंसर कितना है? 100/21. वो बोल रहा है कि आंसर k by 21. तो एक की वैल्यू. तो सिग्मा n क्यूब के फॉर्मूला याद रख लो. सीक्वेंस से अपने को तीनों फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है. बाकी के जो नहीं बना आपके 1 to 20 में, तो वो आप पहले ग्रुप में डालोगे. फिर भी रह जाएगा तो मैं हूँ, आप लोगों का मैं हमेशा रहूंगा. बट पहले आप लोग अपने आप से डिस्कस तो कर लो. और आगे के भी जो भी आप 20 के बाद करोगे, जैसे नेक्स्ट क्लास में 21 to 40 में डिस्कस करेंगे, पर जो कॉमन डाउट. ठीक है.
सब लोगों को फिर मैंने बोला था एनसीईआरटी लेके देखा है ये सब लोग निकालो सब लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर 4। और चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस करना चालू करो। उसके पहले अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना डिस्कस किया अगर 5 मिनट में अगर हम लोग फटाफट एक बार डिस्कस कर ले तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट, उसके 2 पार्ट, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में आता है आयोटा। आयोटा की खुद की कोई वैल्यू नहीं है बट उसके स्क्वायर की वैल्यू -1। आई का सीक्वेंस बता दो, -1 -i और 1। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो z इक्वल टू x प्लस i। x को कौन सा पार्ट बोला जाएगा? i y को। अगर बोला जाए प्योरली रियल नंबर है तो एंड i इक्वल टू 0 प्योरली इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट 0। अब कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हो, रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवीजन भी, सब कुछ हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? मतलब कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता, बाकी सब कुछ हो सकता है, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर आता है कंजुगेट पार्ट। तो कंजुगेट पार्ट किसको बोलते हैं? इसकी साइन इमेजिनरी पार्ट, साइन से नहीं कमी, इसकी साइन x प्लस i y का कंजुगेट। नॉर्मली आप कंजुगेट को कहाँ यूज करते हैं? रेशनलाइज, मतलब नीचे मुझे आई नहीं थे तो नीचे का हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? रेशनलाइजेशन। इसलिए मुझे कंजुगेट की जरूरत होती है। फिर कंजुगेट की वैसे तो थोड़ी प्रॉपर्टीज है बट मेन जो है वो 4 प्रॉपर्टी। कौन सी? आप एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, सब में कंजुगेट को अलग अलग कर सकते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करने के बाद उसका कंजुगेट करो या कंजुगेट करने के बाद ऐड करो, आंसर सेम ही होगा। जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए, ऐसे मल्टीप्लाई के लिए, ऐसा ही डिवीजन के लिए, राइट। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर भी कर सकते हैं, रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ, राइट। फिर लास्ट हमने देखा था मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है? एक प्लेन होते हैं आर्गन प्लेन नाम का। आर्गन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या फर्क होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन में x और y दोनों एक्सिस ग्राफ पेपर होते हैं, है ना। उसका नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन। और उस कोऑर्डिनेट प्लेन में जब y एक्सिस इमेजिनरी बन जाता है तो उसका नाम चेंज होकर आर्गन प्लेन या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाता है। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या था? x प्लस i y मतलब कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा पॉइंट? x, y। उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस। जिसकी फॉर्मूला क्या हो जाती है? √(x² + y²) और उसकी मेन 2 प्रॉपर्टी कौन सी? मल्टीप्लाई डिवीजन का अलग अलग कर सकते हो। Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करके कंजुगेट करूंगा, सॉरी मॉड्यूलस करूंगा, मॉड्यूलस करने के बाद मल्टीप्लाई करूंगा, डिवीजन करूंगा, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। अच्छा 2 टर्मिनोलॉजी और आप लोग ध्यान रखिए यहाँ पर। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक होता है एडिटिव इनवर्स। अच्छा ये ऐसा नहीं कि इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होने वाला वर्ड है, मैथ में कहीं पर भी यूज हो सकता है। नाम में ही देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ऐसे कोई 2 नंबर, और नाम में मल्टीप्लिकेशन भी है और नाम में इनवर्स भी है। इसका मतलब कि मैं ऐसे कोई 2 नंबर की बात कर रहा हूँ जिसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर अगर 1 हो जाए तो, क्योंकि x का इनवर्स तो आप क्या लिखते हो? 1 का x, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा?
ऐसे कोई भी दो नंबर हो जिनका प्रोडक्ट अगर 1 हो जाता हो तो these two numbers are called multiplicative inverse of each other. कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आ जाता है तो उन दोनों को एक दूसरे को क्या बोला जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बात हो रही है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई अगर 1 हो जाता हो तो दोनों को बोला क्या जाएगा, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इट मीन अगर मुझे दिया जाता है कि 2 + 3i अपॉन 1 - i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करके दो, तब क्या बोलोगे? Z1 Z2 का आंसर 1 कब आएगा? जब Z2 1/, इसका जब Z2 2 होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा? कंसेप्ट खत्म हो गया। बट हमें पता है कि फाइनल आंसर हम ऐसा छोड़ के, हमारा फाइनल आंसर हमेशा कैसा दिखना चाहिए, तो क्या करोगे उसके लिए? रैशनलाइज। तो 2 + 3i 2 - 3i 4 - 9i स्क्वायर और 1 - 2 - 3i का प्रोडक्ट 2 - 3i - 2i का -5i प्लस 3i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू 2 - 3, और i स्क्वायर -1 है तो 2 - 3 -1 - 5i डिवाइड बाय 30, i स्क्वायर -1 ना, तो -1 प्लस हो गया होगा। फिर क्या लिख देंगे इसको, -1/30 -5i, वो इसका मल्टीप्लिकेटिव समझ आ गया। किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो क्या करोगे, उसी का रेसिप्रोकल कर लो, नीचे का ही हटाने के लिए रेसिप्रोकल। ठीक है। नाम में एडिशन, एडिटिव इनवर्स, इस तरह के ऐसे कोई भी दो नंबर जिसका एडिशन 0 हो जाता है। 5 का एडिटिव इनवर्स कोई मुझे पूछे तो माइनस, तो कोई भी दो नंबर का एडिशन 0 कब होगा, जब दोनों में माइनस का डिफरेंस होगा। तो Z1 + Z2 अगर 0 है तो Z2 किसके बराबर है? तो अगर हमें पूछे कि 4 + i का एडिटिव इनवर्स बताओ तो क्या बोलोगे, -4। तो है सिंपल, बट काफी लोगों को तो मतलब ही नहीं पता, इसलिए आपको एक दो वर्ड पता होना जरूरी है। वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। लिखा सबने? अब एक बार फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्या दो ही एक्सरसाइज आप लोगों को, दो ही है ना, देखो एक बार, क्योंकि पूरा नहीं उसमें 4 है, आप लोगों को दूसरा देखिए, दो ही है, 1 और उसका डायग्राम में चाहिए। ओके फाइन।
अब देखो फर्स्ट वाला जब देखोगे एक्सरसाइज 5.1 देखोगे तो सारे क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, हर एक को सिंप्लीफाई करना है और कौन से फॉर्म में लिख देना है, a प्लस ib के कर ही लोगे, राइट। इसमें आप देखोगे तो 11, 12 और 13 वाला क्वेश्चन। अच्छा जैसे एक क्वेश्चन कैसे करोगे, 1 माइनस आई का पावर 4 दिया, आता है हम लोग को पावर 4 करना, आता है? मुझे तो नहीं आता, मतलब मुझे पता है कि आपको नहीं आता, मुझे तो आता है। आपको स्क्वायर करना तो आता ही है ना। तो 1 माइनस आई का स्क्वायर 1 माइनस 2i प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2i का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। फिर आप 11, 12 और 13 देखोगे तो बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, जो अभी बताया 4 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/, ऐसे छोड़ क्या हो गया 5, क्या करें 12 का मल्टीप्लिकेटिव 1/√5 प्लस 3i, बट ऐसे तो छोड़ के नहीं आओगे तो वापस, फिर माइनस i का मल्टीप्लिकेटिव 1/, माइनस i या माइनस 1/i कुछ भी, तो ऊपर नीचे वापस आप i से मल्टीप्लाई करो, वही वापस रेशनल है, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन में वही वापस सिंप्लीफाई करके क्या करना है, a प्लस ib में लाना है, बट सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनल। पहले तो प्लस माइनस कर लेना, जैसे ऊपर तो आप डायरेक्टली एक बार कर देता हूँ मैं फॉर्मेट में, ऊपर 3 प्लस i√5 3 माइनस i√5 क्या होगा, मतलब 9 माइनस 5i स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 कट गया, √2i प्लस √2i 2√2i √2i प्लस √2i क्या होगा, एंड व्हाट इज i स्क्वायर 9 प्लस 5 14 बाई 2√2i, ये 2 7 जा 14, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, तो नीचे का i हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई माइनस √2i से, माइनस √2i से डिवाइड और माइनस √2i से √2i, पहले मतलब माइनस माइनस ही कट कर लो, मतलब ही नहीं, √2i into √2i तो y स्क्वायर ऊपर 7 into √2i तो ऐसे रहेगा, i स्क्वायर की वैल्यू आंसर इज माइनस 7√2/2i। तो पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज जैसे ही नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, a प्लस ib के फॉर्म में आपको आंसर मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज में फिर भी 2-4 क्वेश्चन थोड़े ढंग के हैं। जैसे आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे i⁻18 प्लस 1/i⁻25 का क्यूब कैसे करोगे, i का पावर 18, कौन सा सीक्वेंस याद होगा, सीक्वेंस याद होगा ना, क्या था सीक्वेंस, i माइनस i प्लस 1, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ i⁻18 माइनस 4 का साइकिल है तो क्या करते थे 4 into 4 plus 2, सही है ना। तो 2 रिमाइंडर बचा तो कहाँ आके खत्म हुआ माइनस, फिर क्या दिया हुआ i⁻18 हो गया, फिर 1/i⁻25 मतलब i⁻25 चाहिए, क्या लिखोगे i⁻4 into 6 plus 1 रिमाइंडर बचा मतलब i बच गया, तो पूरा क्वेश्चन ही क्या हो गया -1 प्लस 1/i पूरे का, अब नीचे आई भी नीचे दिया, तो क्या करोगे i से डिवाइड, i से वैसे तो आप बोलोगे माइनस i से डिवाइड, माइनस i से पर माइनस है तो वैसे ही कट जाएगा, तो मतलब i into i स्क्वायर -1, तो क्या हो गया -1 माइनस i पूरे का, दोनों में क्या कॉमन है, बाहर जाएगा तो
प्लस हो जाएगी, क्यूब होकर गया तो प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस आई का a प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। i क्यूब की वैल्यू माइनस i और i स्क्वायर की वैल्यू -1, सही है ना। तो 1 माइनस 3 -2 3i माइनस i 2i, और ऑलरेडी बाहर माइनस है, माइनस का अंदर लूंगा तो फाइनल आंसर। तो बस मुझे ऑर्डर याद है तो काम हो रहा है। फिर आप लोग सेकंड जो क्वेश्चन है ना उसको तो क्या करना, कोई भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना आपको जो अच्छा लगे हो। जैसे Z1 को मैंने 1 प्लस i ले लिया, Z2 को मैंने 1 प्लस 2i ले लिया, और क्या प्रूव करने को बोला इनडायरेक्टली, रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू Z2। तो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप अज्यूम करोगे, या फिर आप फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर बोले 1 प्लस 2i, वैसा मतलब बोल सकते कि सामने वाला बोले तो आपने 1 प्लस 2i के लिए किया है, 1 प्लस 3i में नहीं होगा तो फिर आप एक जनरलाइज ले लेते हैं ना, Z1 इक्वल टू x1 प्लस i by 1, Z2 इक्वल टू x2 प्लस i by 2। इन दोनों का प्रोडक्ट का रियल पार्ट उन्होंने बोला है क्वेश्चन में प्रूव करके, जो कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होगा। पहले तो मुझे बताओ Z1 का रियल पार्ट कौन, x1, Z1 का इमेजिनरी पार्ट कौन, आई नहीं भी लिखो तो चलेगा। इमेजिनरी जब बोल रहा हो तो आई तो हो गई हो, तो नॉर्मली आई नहीं लिखा जाता है। रियल पार्ट ऑफ Z2 x2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 y। अब मुझे Z1 इंटू Z2 करना है, x1 प्लस i by 1 का मल्टीप्लाई x2 प्लस i by 2 के साथ। जब आप प्रोडक्ट करोगे तो पहला टर्म x1 इंटू x2, i by 1 इंटू i by 2, i by 1 का मल्टीप्लाई i by 2 के साथ, i स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस y1 by 2, i गायब हो गया, प्लस x1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, i टाइम x1 by 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो i टाइम y1 x2। ठीक है, ये जो Z1 Z2 आया उसका रियल पार्ट बताओ, x1 x2 माइनस रियल पार्ट कौन सा होता है जिसमें i नहीं होता, तो ये आपका रियल पार्ट है। और इसमें x1 मतलब कौन, रियल पार्ट ऑफ Z1, इसको I ऑफ Z1 लिख सकता हूँ, इसको I ऑफ, इसको I M ऑफ, इसको I M ऑफ। ठीक है, सिंपल सा है। और मैं बता नहीं रहा हूँ, वो रिड्यूस करना है, वो सिंप्लीफाई करके रेशनलाइज वगैरह करके कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, x प्लस आई वाई के फॉर्म में। ठीक है, फोर्थ में आप लोगों को बता रहा हूं, फोर्थ और सिक्स आप लोगों का सेम जैसा ही है, फोर्थ और सिक्स पूरा सेम है। ओके, देखो ना यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया कि x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, देन प्रूव दैट इसको मैं जो बता रहा हूँ उसको अगर आप समझ आओगे तो इस एक्सरसाइज से 3-4 क्वेश्चन मुझे होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज सब में चेंजेस है। आप ये क्वेश्चन करवाओ उसके पहले मुझे बताओ, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, then what is mod of z? x square plus, क्या मतलब था इसका,
ये पॉइंट जो है x, y का आर्गन प्लेन में उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था, तो हमारे पास ये आंसर आया था। सही है ना, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी क्वेश्चन में अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a प्लस आई भी लिया होगा तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, t प्लस आई क्यों लिया होगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आएगा। ऐसा जब भी कोई टर्म प्रूव करने को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो मुझे समझ ही जाने का कि क्वेश्चन मॉड्यूलस क्वेश्चन किसका है, उसी में ऐसा करना है। तो वो मॉड्यूलस लगाने से पहले मैं यहाँ पर मॉड्यूलस अप्लाई करती हूँ, मुझे इक्वेशन देख के समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखा, भाई ये मॉड्यूलस से एक स्टेप में हो जाता है। बट मॉड्यूलस अप्लाई करो उसके पहले रूट हटा लेता हूँ, तो रूट अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और सामने रूट कट जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस आई वी बाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x माइनस आई वाई कितनी बार, 2 बार। अब हमें पता था क्वेश्चन चाहिए तो कंफर्म करके मॉड्यूलस की हेल्प लेनी है। नाउ अप्लाइंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड मॉड्यूलस अप्लाई करो। जब आप दोनों साइड मॉड्यूलस अप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई में मोड का क्या होता है, प्रॉपर्टी Z1 और Z2 का मॉड्यूलस किसकी इक्वल होता है, Z1 का मॉड इनटू Z2 का। तो जब मैं मॉड्यूलस यहाँ अप्लाई करूंगा तो दोनों में इंडिविजुअल मॉड लग जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है प्रॉपर्टी है। एंड व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाई Z2, मॉड Z1 बाई उसका भी सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मॉड्यूलस लगा होगा तो डिवीजन में है तो अलग अलग लग जाएगा, ये कौन सा पॉइंट है, x y नहीं है, कौन सा पॉइंट है, तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर, y स्क्वायर ही होगा, इसका भी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कौन सा पॉइंट है, a कोमा माइनस b, तो रूट ऑफ ये कौन सा पॉइंट है, c कोमा माइनस d उसका। अब ये दोनों सेम सामने रूट के अंदर है तो रूट ऐसे हट जाएगा, सामने रहेगा। अब दोनों साइड क्या मिलेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इस तरफ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर और उस तरफ रूट हट जाएगा, तो आपको प्रूव करना है। आए समझ में? ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको दिखेगा 6 वाला, उसमें भी क्या करोगे, सामने देखा मैंने प्रूविंग में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, मतलब क्या करना है, दोनों तरफ मॉड्यूलस अप्लाई करना है, a प्लस आई बी का मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ऑफ आपको उस क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का स्क्वायर। एक्स प्लस आई का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, अप्लाइंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड। अब मॉड्यूलस डिवीजन में जब लगेगा तो अलग अलग लगेगा और मल्टीप्लाई में भी जब लगेगा तो व्हाट इज मॉड ऑफ a प्लस आई बी, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर y है 1, कौन सा पॉइंट x 1 है ना, और ये भी वही है अंडर रूट ऑफ इसका मॉड्यूलस। इसमें इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, ये खुद ही रियल पार्ट है, ये खुद ही x से पूरा, ये पूरा x से आई वाला पार्ट ही नहीं है। ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई 2x स्क्वायर प्लस 1 कॉमा 0 नहीं है इमेजिनरी पार्ट, तो नहीं है क्या करोगे, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा इसका रूट ऑफ
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, तो रूट और स्क्वायर वैसे हट जाएगा, ये रूट और रूट सेम टर्म है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना, और नीचे बचा होगा 2x स्क्वायर प्लस 1, रूट और स्क्वायर हट गया होगा ना, फिर ये रूट हटाने के लिए सही है ना। आप लोगों को ध्यान होगा तो फिर इसका 9th क्वेश्चन 9th में सॉरी 10th क्वेश्चन है, ये मेरे क्लास में करवाया था, आप लोगों को याद है, यही 10th क्वेश्चन, x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन होगा? इस पूरी एक्सरसाइज में अगर आप लोगों का स्कूल का अगर पेपर बनाना होता तो इस पूरे दो एक्सरसाइज है ना, फर्स्ट और ये मिसलेनियस, उसमें मैं सिर्फ एक से 3 क्वेश्चन पूछता, अभी कोई बात कुछ पूछने लायक नहीं। एक में पूछता आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, न्यू टेक्स्ट बुक का 10th वाला क्वेश्चन, फिर न्यू टेक्स्ट बुक का 11th वाला क्वेश्चन, और शायद न्यू टेक्स्ट बुक का इन दोनों एक्सरसाइज एक पूछ लेता, ये जो अभी मैंने तो करवाई जिसमें मॉड्यूलस ऑफ लैंग्वेज, बाकी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जिसको पूछने भी लायक है, तो मैं वापस ये आप लोगों को 10th मैंने करवा दिया था, एक बार वापस करवा देता। इस 10th में आपको क्या बोला गया है, x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, तो बोला है कि तो दैट या प्रूव दैट u बाई x प्लस v बाई y इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस आई, x और y की वैल्यू चाहिए होगी मुझे, या u v की वैल्यू चाहिए, तो पहले x को हटाना पड़ेगा। मैंने जो बताया दोस्तों मैंने आपको इस तरह से बताया, देखिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके 1/3 करके बताया, फिर मैं बता था कि 1/3 सोल्व करना मैं नहीं आता, तो 1/3 को फिर दूसरी तरफ ले गए थे, तो 1/3 जब दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया क्यू, और फिर क्यूब करना तो आता ही है, तो फिर इसके सॉल्यूशन में a प्लस b का क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और सामने क्या है u प्लस आई। अब जितना सॉल्व कर सकते x क्यूब को कुछ कर नहीं सकते, आई क्यूब की वैल्यू बता माइनस आई, और ये 3x स्क्वायर आई वाई को कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर आई स्क्वायर आया तो माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब इसमें रियल पार्ट कौन, इमेजिनरी पार्ट कौन, रियल पार्ट में कौन कौन दिख रहा है, एक्स क्यूब और माइनस 3x वाई, ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में कौन दिख रहा है, ये दोनों, तो क्या कॉमन ले लो दोनों में से आई, तो क्या रहेगा प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई, ये रहेगा, और सामने कौन है u प्लस आई, रियल पार्ट साथ में चल गया, इमेजिनरी पार्ट साथ में चल गया, इमेजिनरी मतलब आई वाले पार्ट, रियल मतलब आई के बिना वाले पार्ट। अब इक्वेट कर सकता हूँ रियल पार्ट विथ रियल पार्ट, है u की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू कितनी, करेक्ट। अब हमें ये प्रूव करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो क्या होगा u बाई एक्स प्लस v बाई वाई, u कौन है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, v कौन है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई वाई, क्या कॉमन है इन दोनों में, वो एक्स और ये क्या रहा, यहाँ पर y कॉमन, y एंड y कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट था 3x स्क्वायर माइनस y, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्या कॉमन, तो क्या रहेगा, यही आपको प्रूव करना है। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। इस
इसका आप मुझे 13 क्वेश्चन में हिंट दे सकते हो क्या करना है। 11 क्वेश्चन आप लोग छोड़ देना, मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, बस मैं एक छोड़ देना मेरे लिए, बाकी आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज और एक्सरसाइज दोनों कर लेना। बट उसके पहले मुझे 13 क्वेश्चन, जिनके पास अगर पुरानी टेक्स्ट बुक है तो 19 क्वेश्चन और न्यू टेक्स्ट बुक का 13 क्वेश्चन क्या करोगे। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में दिए, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई डी, सी प्लस आई डी, प्लस आई, क्या करोगे दोनों साइड मोड लगा दूंगा, और मल्टीप्लाई में मोड का क्या होगा, तो a प्लस आई डी का मोड कितना, सी प्लस आई डी का, डी प्लस आई एफ का, डी प्लस आई एफ का, और सामने कैपिटल ए प्लस आई कैपिटल बी, दोनों तरफ सही है। लास्ट वाला एक बार 14 या फिर पुरानी बुक का 20, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेज़ टू पावर m का वैल्यू अगर 1 है तो फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इट। तो आप उसमें क्या करोगे, पहले तो रेशनलाइज करोगे, सीधी सी बात है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं पहला काम क्या करूंगा, रेशनलाइज के लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस आई का, नीचे 1 माइनस आई इंटू का पावर m इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ऊपर 1 प्लस आई का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 कैंसल, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2 और 2 और ये 2b, तो क्या बचा फिर i रेज़ टू पावर m इक्वल टू 1। इनकी सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताओ तो इसका आंसर 1 हो जाएगा आई का। पहली बार आई का पावर 1 कब होगा, फिर 4 पे होगा तो 8 पे भी 1 होगा, 12 पे भी 1 होगा, बट मिनिमम वैल्यू 4 आगे समझ में। सिर्फ 11 वाला क्वेश्चन देखो, उसमें ये छोड़ देना, पुरानी टेक्स्ट बुक का 17 क्वेश्चन, वो एक प्रॉपर्टी जो मैंने बताएंगी और वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा वाला क्वेश्चन। बाकी आप लोग कर लो तो आपको स्कूल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैटरडे आप लोगों को इसी चैप्टर का सब्जेक्ट टेस्ट तो आया होगा ये, और ट्रिगो वापस रिवाइज हो जाए वापस अच्छे से, है ना। एक बार ट्रिगो रिवाइज करो और इसके ये 2 एक्सरसाइज कर लो, मैं एक्चुअली आपको कुछ कॉम्प्लेक्स और ट्रिगो में कुछ भी पूछ सकता है, इसमें इसी में से और 1 to 20 के जो डाउट्स रहेंगे वो ग्रुप में डिस्कस करेंगे। आप लोग